पुष्कर जो अपनी आराम कुर्सी पर बैठ पुरानी एल्बम के पन्नों को पलट रहा था और उसमें लगे फोटोज को देखकर उसकी आंखों में एक चमक और होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। कुछ देर उन फोटो को देखने के बाद वो कमरे में आराम करने चले गए। थोड़ी देर बाद उनकी बेटी पूजा कॉलेज से घर आई। अपने पिता को कमरे में आराम करते हुए देख उसने उन्हें नहीं जगाया और घर के कामों में लग गई। थोड़ी देर बाद जब उसने सब काम खत्म कर लिया तो वो भी बरामदे में आकर बैठ गई। सामने वही पुरानी एल्बम रखी हुई थी। एल्बम को देख उसके मन में उसे देखने की इच्छा हुई। उसने एल्बम के पन्नों को पलटकर पुरानी बहुत सी तस्वीर देखी। वो एल्बम को बंद ही करने वाली थी कि तभी उसके मन में एक ख्याल आया और उसने वापस एल्बम को देखना चालू किया। एल्बम के पन्नों को पलटते हुए उसके चेहरे पर एक बेचैनी साफ साफ दिख रही थी, जैसे वो किसी चीज को ढूंढ रही हो जो उसे मिल नहीं रही थी। उसने एल्बम बंद की और घबराते हुए बरामदे में चक्कर लगाने लगी। थोड़ी देर बाद उसके पिता उठकर आए। अरे पूजा बेटी, तुम कॉलेज से कब आई? पूजा का जैसे अपने पिता की बातों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं था। वो बस लगातार नाखून चबाती हुई इधर से उधर और उधर से इधर चलती हुई जा रही थी। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? कोई बात है क्या? पापा आप कब आए? जब तुम्हारा ध्यान कहीं और था। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? पापा मेरे मन में एक सवाल मुझे बार बार परेशान कर रहा है, जिसकी तरफ मैंने आज तक कभी ध्यान नहीं दिया। पर आज आपकी पुरानी एल्बम देखते समय मैंने उस बात पर गौर किया। आपने मुझे कहा था मैं 2 साल की थी तभी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, पर माँ के साथ मेरी एक भी तस्वीर नहीं है और ना ही आप दोनों की कोई तस्वीर है। बचपन से ही मैंने दादी, बुआ, चाचा सबको देखा, पर कभी मैंने नानी, मौसी, मामा इन सब के बारे में कुछ भी नहीं सुना। अगर मेरी माँ नहीं है तो क्या उनका परिवार भी नहीं है? आज तक आपने उनमें से किसी के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। पापा मुझे जानना है कि मेरी माँ कैसी दिखती है। पूजा की बातों को सुन पुष्कर कुछ चिंतित हो गया। घबराहट उसके माथे पर साफ साफ नजर आ रही थी और उसने अपनी बेटी के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और बिना कुछ कहे घर से बाहर चला गया। कई घंटे बीत गए। पूजा ने अपने पिता को कई बार कॉल किया पर उसके पिता फोन नहीं उठा रहे थे। पूरा दिन निकल गया और रात होने को आई। घर पर चिंता से पूजा का हाल बेहाल होने लगा। ये क्या किया मैंने? कहीं मेरी बातों का पापा को बुरा तो नहीं लगा? पता नहीं कहाँ है, वो फोन भी नहीं उठा रहे। चिंता से पूजा का गला सूखे जा रहा था कि तभी उसके पिता घर आ जाते। आप कहाँ चले गए थे? मैं कितना परेशान हो गई थी, कब से आपको कॉल कर रही हूँ पर आप फोन भी नहीं उठा रहे थे। चलो आओ, तुम्हें कुछ बताना है। आज से 25 साल पहले गर्मियों की छुट्टी में मैं अक्सर अपने ननिहाल जाया करता था। मेरी नानी के घर से थोड़ी दूर एक तालाब था। वहाँ चारों तरफ हरे भरे पेड़, ठंडी हवा और वातावरण में एक अजीब सा सुकून होता था। इसीलिए अक्सर मैं वहाँ जाकर बैठा करता था। वहीं तुम्हारी माँ रागिनी मुझे मिला करती थी। तुम्हें पता है पुष्कर, पूरे साल मैं बस इसी महीने का इंतजार करती रहती हूँ। तुम कब आओगे और हम कब कुछ हसीन पल एक दूसरे के साथ बिताएंगे। हाँ, मैं भी तो हर साल तुमसे मिलने के लिए गाँव आता हूँ। तुम मुझे अपने साथ शहर ले चलो ना। अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी खत्म हो चुकी है। अगर हम शादी कर लें तो हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे। वो रागिनी, मैं भी तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं हम दोनों के फ्यूचर के लिए अब्रॉड जाना चाहता हूँ। मेरी लाइफ के कुछ एम्बिशंस हैं जो मुझे पूरे करने हैं। अगर मैं भी शादी कर लूंगा तो करियर पर फोकस नहीं कर पाऊंगा। ये क्या बोल रहे हो तुम पुष्कर? तुम्हें पता है ना, मेरी माँ बीमार रहती है। उनका और मेरा एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो अक्सर बीमार रहती हैं, इसीलिए जल्द से जल्द वो मेरी शादी कर देना चाहती हैं। और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें और भी कुछ साल चाहिए। मेरी बात को समझो रागिनी, मैं अगर तुमसे शादी कर भी लूं तो तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा। मेरे सपने अगर खत्म हो गए तो मैं भी टूट जाऊंगा। ठीक है पुष्कर, तुम जाओ, मैं तुम्हारा हमेशा यही इंतजार करूंगी। थैंक्स रागिनी, मुझे पता था तुम मेरा साथ जरूर दोगी। उसके बाद मैं कुछ सालों के लिए विदेश चला गया और वहाँ मैंने कई सालों तक पढ़ाई की। इस बीच एक दिन खबर मिली कि रागिनी की शादी हो चुकी है। ये बात सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई, पर उस समय मैंने हमारे प्यार की जगह करियर को इम्पोर्टेंस देकर बहुत बड़ी गलती की। इसी तरह 2 साल बीत गए। रागिनी, कहाँ हो रागिनी? सामने आओ। रागिनी कमरे में खड़ी थी। वो चांद की ओर खिड़की से देख रही थी। मुझे माफ कर दो रागिनी, मैं अपना प्यार नहीं निभा सका। तुम्हारी एक गलती ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी पुष्कर।
रागिनी ने बड़ी डरावनी तरीके से ये बात कही और पुष्कर की ओर देखकर कहा, देखो तुम्हारी वजह से क्या हालत हो गई मेरी। रागिनी का चेहरा पूरा सड़ चुका था। उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे जो बहुत ही डरावनी और भयानक दिख रही थी। रागिनी को इस तरह देख पुष्कर डर से थर-थर कांपने लगा। तुम ही मेरी इस हालत का जिम्मेदार हो पुष्कर। नहीं। तभी एक जोर की चीख के साथ पुष्कर की आंख खुल गई। क्या ये बस एक सपना था? कहीं रागिनी किसी मुसीबत में तो नहीं? पुष्कर आज भी रागिनी को भूल नहीं पाया था। अब सब कुछ उसके पास था, पर कहीं भी एक पल का सुकून उसे मिल नहीं रहा था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं जो हमारी कहानी को यहाँ तक सुन रहे हैं। इसीलिए मन की शांति के लिए वो वापस नानी के गांव आए ताकि रागिनी से एक बार अपनी गुनाहों की माफी मांग सके। गांव आकर वो उसी तालाब के पास गया। वहां आंखें बंद करके पुष्कर अकेले बैठा पुरानी यादों में खोया हुआ था। तभी उसे एहसास हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने तुरंत आंखें खोली तो बगल में उसके रागिनी बैठी हुई थी। रागिनी, तुम यहाँ? हाँ, तुम गांव आए और एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? किस मुंह से मैं तुम्हारे सामने आता? तुमसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। मेरी गलती की माफी मेरी नजरों में ही बहुत छोटी है। वो गुजरा हुआ वक्त था पुष्कर, उसे भूल जाओ। तुम और मैं दोनों ही वक्त के हाथों मजबूर थे। शायद हमारी किस्मत को यही मंजूर था। रागिनी की ये बात सुनकर पुष्कर फूट फूट कर रोने लगा। अच्छा पहले तुम ये आंसू पोंछो। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। जो हुआ उसे भूलकर पहले जैसे बात कर सकते हैं। रागिनी की ये बात सुनकर पुष्कर के मन को थोड़ी संतुष्टि मिली। हाँ क्यों नहीं, वैसे तुम्हारी तो शादी हो गई थी, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ शादी तो हुई थी, पर मेरी किस्मत में शायद प्यार नहीं है। मेरा पति नशे की हालत में रोज मुझे मारता था और एक दिन तंग आकर मैंने उसका घर छोड़ दिया और यहाँ चली आई। इसीलिए जब कभी घर पर मन नहीं लगता तो मैं यहाँ चली आती हूँ। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। किस मुंह से तुम्हें मैं अपनी किस्मत ही बताती। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी वजह से परेशान हो। पर शाम ढलने को थी, इसीलिए रागिनी ने पुष्कर को वहाँ से जाने को कहा। चलो साथ में चलते हैं। नहीं, अगर हमें किसी ने गांव में साथ में देखा तो न जाने सब लोग क्या क्या बातें करेंगे। ऐसा करो तुम जाओ, उसके बाद मैं भी चली जाऊंगी। ठीक है मैं चला जाऊंगा, पर तुम कल भी यहाँ मुझसे मिलने आओगी ना? हाँ, अभी तो तुमसे बहुत सी बातें करनी है, पर अभी तुम जाओ, कहीं अंधेरा ना हो जाए। रागिनी की बात मानकर पुष्कर वहाँ से जाने लगा। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए ही थे कि वो पीछे मुड़ा, पर सामने कोई भी नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि इतनी जल्दी आकर रागिनी कहाँ चली गई, पर उसने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने घर की ओर चला गया। वो घर पहुंचा ही था कि उसका दोस्त रघु उससे मिलने आया। और भाई पुष्कर, बड़े आदमी हो गए तुम तो, पुराने दोस्तों को भूल ही गए। अरे यार तू तो मत कर कम से कम ऐसी बात, तुझे ही थोड़ी देर में कॉल करने वाला था मैं। ठीक है चल और बता, इस बार गाँव कैसे आना हुआ? बस यार शहर की जिंदगी से तंग आ चुका हूँ, इसीलिए मन की शांति के लिए गाँव आया और कुछ लोगों से अपनी गलती की माफी भी मांगनी थी। ये बात सुन रघु थोड़ा चिंतित हो गया। कहीं तुम्हारा मतलब रागिनी से तो नहीं? हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तुझे पता है ना उसकी शादी हो चुकी है। शादी के बाद उसका पति उसे बहुत मारता पीटता था और एक दिन तभी रघु के फोन की घंटी बजी, जिसके कारण वो कुछ कहते कहते रुक गया और कॉल पर बात करने लगा। यार एक अर्जेंट काम है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। हाँ तू जा। कुछ काम की वजह से रघु जल्दबाजी में वहां से निकल गया। अगले दिन भी पुष्कर उसी तालाब किनारे जाकर रागिनी से मिलकर घंटों बातें करता है। इसी तरह 2 दिन बीत गए। मुझे लगता है तुम बहुत बदल गई हो रागिनी। क्यों? ऐसा ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? पिछले 2 दिनों से देख रहा हूँ तुम कुछ खोई खोई सी रहती हो, जैसे कुछ बताना तो चाहती हो पर बता नहीं पा रही हो। हाँ पुष्कर, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। वो मैं 2 मिनट रुको, मैं भी बात करके आया। 2 मिनट रुको, मैं भी बात करके आया। हाँ रघु बोल। यार उस दिन तो हमारी बात ही नहीं हो पाई, पर मैंने सोचा तुझे आज बता दूं। तुझे तो पता होगा कि तेरे यहाँ से जाने के बाद रागिनी की शादी हो गई थी, पर जिस लड़के से उसकी शादी हुई थी वो बहुत बुरा इंसान था, रोज उसे मारता पीटता था और एक दिन इसी कारण रागिनी की मौत हो गई। यार अरे तू क्या बोल रहा है? रागिनी की मौत हो चुकी है, पर रागिनी तो मेरे साथ है। ऐसा कहकर जैसे ही पुष्कर ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ये क्या बोल रहा है यार तू? रागिनी को मरे 1 साल बीत चुका है, तू चाहे तो उसके घर जाकर भी देख सकता है। ये बात सुनकर मानो पुष्कर के होश उड़ गए। वो हड़बड़ाते हुए रागिनी के घर जाता है, जहां रागिनी की मां हाथों में एक छोटी सी बच्ची को लिए सुला रही थी। काकी, रागिनी कहाँ है? आ गया बेटा। उस बूढ़ी महिला की आंखों से आंसू छलकने लगे। अभी पुष्कर की नजर दीवार पर गई जहां रागिनी की तस्वीर पर हार चढ़ा हुआ था। ये देख मानो उसके होश उड़ गए।
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ। थोड़ी देर पहले तो रागिनी उसके साथ थी, पर कुछ ही देर में जो हुआ उस पर भरोसा करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तभी बूढ़ी काकी ने उस छोटी बच्ची को पुष्कर के हाथों में दिया और कहा, बेटा, ये रागिनी की अमानत। रागिनी ने कहा था जब तुम आओ तो तुम्हें उसकी बेटी और ये चिट्ठी दे दूं। पुष्कर ने वो चिट्ठी पढ़ी। पुष्कर, मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन तुम ज़रूर मुझे ढूंढते हुए मेरे घर आओगे, पर तब तक शायद मैं ना रहूं। मेरी बेटी बहुत छोटी है, पर मेरे पास समय बहुत कम है। मेरी माँ भी बूढ़ी हो चुकी है और मेरे जाने के बाद वो मेरी बेटी को अकेले नहीं संभाल पाएंगी। इसीलिए मेरी आखिरी उम्मीद तुम ही से है। मैं नहीं चाहती जो सब मेरे साथ हुआ वही मेरी बेटी भी झेले। मेरी तुमसे एक आखिरी गुजारिश है, तुम मेरी बेटी को यहाँ से ले जाकर अपने पास रखना और उसे एक बेहतर ज़िंदगी देना। जब कभी भी तुम्हें मेरी याद आए तो मेरी बेटी को गले लगा लेना। तुम्हारी रागिनी। ये सारी बातें सुन पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटे, मैंने ये सब तुमसे आज तक इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरा दिल हमेशा डरता था कहीं तुम मुझसे नफरत न करने लग जाओ। मैं तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मुझे रागिनी के जाने का पता लगा था, पर जब से तुम्हें गोद में लिया उस दिन से रागिनी हमेशा मुझे तुझ में दिखी। ये सब सुन पूजा ने अपने पिता को गले से लगा लिया। पापा, दुनिया में शायद ही किसी ने आप जैसी मोहब्बत की होगी जिसने कुछ पल के प्यार के सहारे पूरी जिंदगी गुजार दी। तेरे इश्क का जुनून